तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के सीधा प्रैक्टिस करते हैं। मेरा नाम विवेक है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अलीगढ़ स्टडी चैनल। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों को आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? सही जवाब है ऑप्शन पहला, सहयोग प्रोजेक्ट विधि को। अगला प्रश्न, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह, सही जवाब है ऑप्शन सी, बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। अगला प्रश्न, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, सही जवाब है ऑप्शन बी, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, सुविधादाता की होती है। अगला प्रश्न, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम, सही जवाब है ऑप्शन ए, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। अगला प्रश्न, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, सही जवाब है ऑप्शन डी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। अगला प्रश्न, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, यह कथन है। सही जवाब है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। अगला प्रश्न, सुनने में असमर्थ बच्चा, सही जवाब है ऑप्शन सी, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? सही जवाब है ऑप्शन बी, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है, यानी प्रतिभावान शिक्षार्थी को चुनौतीपूर्ण गतिविधियां पसंद हैं। अगला प्रश्न, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, सही जवाब है ऑप्शन डी, विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके। अगला प्रश्न, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला कथन है, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, ये कथन गलत है। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय नहीं सक्रिय प्राप्त करता होते हैं। दूसरा कथन है, बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। तीसरा है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता हैं, ये भी सही है। चौथा है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, ये भी कथन सही है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, पहला गलत है। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहित देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? सही जवाब है ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन ए, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कोए को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी, इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? पहला कथन है, बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं, ये कथन सत्य है। दूसरा है, बच्चे में पक्षी का संप्रत्य विकसित हो चुका है, ये भी कथन सही है। तीसरा है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है, ये भी कथन सही है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न, दोस्तों कुछ लोगों की बहुत गंदी आदत होती है, जब तक उनसे वीडियो की लाइक करने के लिए ना बोला जाए तब तक वो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, और बार बार वीडियो की लाइक करने के लिए बोलना आपका ही समय खराब करता है। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके?
सही जवाब है ऑप्शन डी, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। अगला प्रश्न, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। अगला प्रश्न, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशील शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। अगला प्रश्न, विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सिर से पैर की ओर। अगला प्रश्न, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रारंभिक बचपन का समय। अगला प्रश्न, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है और उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभावना है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। सही जवाब है ऑप्शन ए, आनुवांशिकता और पर्यावरण का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण के गौण भाग हो सकते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्यालय और पास पड़ोस। परिवार समाजीकरण का प्राथमिक भाग होता है। अगला प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। सही जवाब है ऑप्शन बी, सामाजिक अन्योन्य क्रियाएं। अगला प्रश्न, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसीलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन सी, अच्छा लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। ये पारंपरिक नैतिकता स्तर से संबंधित है। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के स्वरूप में घटित होता है। इन दो प्रतिक्रियाओं को जाना जाता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, समावेशन और समायोजन के रूप में। अगला प्रश्न, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो। सही जवाब है ऑप्शन ए, खोज को प्रोत्साहन देता है। अगला प्रश्न, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि। सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। अगला प्रश्न, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब है ऑप्शन बी, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। अगला प्रश्न, लिंग है। सही जवाब है ऑप्शन डी, सामाजिक संरचना। दोस्तों, तो अब हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कथन ए है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ये कथन सही है। आर कथन है, कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। ये भी कथन सही है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा। दोनों कथन ए और आर सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? पहला है चर्चा, ये सही दर्शाता है। दूसरा है प्रदर्शन, ये भी सही दर्शाता है। तीसरा है व्याख्यान,
ये नहीं दर्शाता है। और चौथा है सर्वेक्षण, ये भी नहीं दर्शाता है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ए और बी सही हैं, सी और डी गलत हैं। अगला प्रश्न, अगर आप एक शिक्षक हैं और आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखे, आप समूह कैसे बनाएंगे? सही जवाब है ऑप्शन पहला, भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएंगे। लिंग के आधार पर नहीं बनाएंगे, ना ही रोल नंबर के आधार पर और ना ही उनके अंकों के आधार पर। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन पहला है। पहला ही ऑप्शन सबसे उचित है। अगला प्रश्न, पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली कहते हैं, के लिए विख्यात जिला है। यह निम्नलिखित में से किसका भाग है? महाराष्ट्र का, तेलंगाना का, तमिलनाडु का या कर्नाटक का? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, तेलंगाना का भाग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। पहला कथन है, ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीमों में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। ये कथन पूरी तरह सत्य है। दूसरा कथन है, ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब है। ये भी कथन सही है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा। दोनों कथन, पहला और दूसरा, सही हैं। अगला प्रश्न, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है, वह है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, पोर्टफोलियो। मूल्यांकन का सबसे बेस्ट तरीका पोर्टफोलियो होता है। अगला प्रश्न, एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। उपरोक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है? यानी पहला है, आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करो। ये भी कथन सही है। तीसरा है, अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करो। ये भी सही है। चौथा है, जानवर को परिभाषित करो। ये कथन गलत है। प्राथमिक स्तर पर हमेशा व्याख्या और परिभाषा गलत होगी। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, केवल डी गलत है, बाकी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, सही विकल्प चुनें। पहला कथन है, जाइलम जल और खनिज को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। ये कथन भी सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। कथन ए और बी दोनों सही हैं। एक बार ये प्रश्न जाइलम की जगह फ्लोएम रख दिया था और फ्लोएम की जगह जाइलम, इसका आंसर तब सही नहीं था। यानी इस बात का ध्यान रखना कि ये प्रश्न कैसे पूछा गया है। अगला प्रश्न, कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है कि उन्हें आसपास के कृषि फार्मों का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यहाँ कौन से प्रक्रिया कौशल और सीखने के संकेतक शामिल हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। पहला, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्त करना और परिणाम निकालना। ये तीनों ही कौशल शामिल हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, आवास, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। पहले में प्राकृतिक संसाधन कोई भी थीम नहीं है, इसमें मौसम कोई भी थीम नहीं है और पदार्थ कोई भी थीम नहीं है। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन दूसरा है। अगला प्रश्न, डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच करने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से मच्छरों के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा, जीवाणुओं को पता चलेगा, हीमोग्लोबिन का पता चलेगा
या उपस्थित लोह तत्व की मात्रा का पता चलेगा। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा। अगला प्रश्न, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ है, इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। एक बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, घड़सीसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर चुनें। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, यह तालाब आज भी प्रयोग में है। ये कथन गलत है, ये तालाब आज प्रयोग में नहीं है। यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था, ये कथन सही है। जैसलमेर राजा घड़सी ने इसे बनवाया था, ये भी सही है। यह लगभग 650 साल पहले बनवाया गया था, ये भी सही है। अगला प्रश्न, सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य हैं? पहला है चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद कराना, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। दूसरा है जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, ये बिल्कुल होना चाहिए। तीसरा है प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, ये भी सही है। डी है चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन करना, ये भी सही है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन चौथा, बी सी डी सही है, ए गलत है। अगला प्रश्न, रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि नींबू जल में 2 भागों में टूट गया, ये कथन गलत है। नींबू गिलास के बीचों बीच चला गया, ये भी गलत है। नींबू जल में डूब गया, ये भी गलत है। नींबू जल में तैरने लगा, ये सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, नींबू जल में तैरने लगा। अगला प्रश्न, एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में बहिदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उसके अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने के क्या कारण हैं? पहला है उसका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है उसको कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है, ये भी सही है। तीसरा है यह समझाना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है, ये कथन गलत है। चौथा है उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उससे निपटने के तरीकों को समझाना, ये कथन भी सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, बी डी ए सही हैं। यानी ए बी डी सही हैं, सी गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना, ये कथन सही है। अगला प्रश्न, कथन ए है बोरा असम में उपयोग की जाने वाले धान का एक सामान्य प्रकार है, ये कथन सही है। कथन बी है धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए, ये भी कथन सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ए और बी दोनों सही हैं। बोरा थोड़ा चिपचिपा चावल होता है। अगला प्रश्न, कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज में रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए? पहला है रंग पैटर्न के बारे में सिखाना और सौंदर्य बोध विकसित करना, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना, ये भी सही है। तीसरा है चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद कराना, ये कथन गलत है। प्राथमिक स्तर पर याद कराना या परिभाषा
हमेशा गलत होंगी। चौथा है आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप को पूरी तरह से काटना सिखाना। ये बिल्कुल सही है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ए बी डी सही है, सी गलत है। अगला प्रश्न, अल बिरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही उत्तर चुनें। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, उसने अपने लेखों में भारत में तालाब बनाने की तकनीक की प्रशंसा की है। ये कथन बिल्कुल गलत है। उसने प्रशंसा नहीं की, बल्कि उसने तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। अगला प्रश्न, जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। अगला प्रश्न, उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जिसका घनत्व 12 ग्राम मिलीलीटर तथा आयतन 3 मिलीलीटर है। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, 36 ग्राम। द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान का सूत्र होता है घनत्व गुणा आयतन, यानी 12 गुणा 3 बराबर 36। अगला प्रश्न, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। पहला अभिकथन है, हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ये कथन गलत है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। अगला प्रश्न, पक्षियों का अध्ययन करने वाले ने यह परीक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, इनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम है, सही जवाब है ऑप्शन चौथा, बीवर पक्षी। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है, इस तरह की प्रक्रिया क्या हो गई, स्वयंवर, और स्वयंवर में वर और यहाँ भी वर, यानी वर का चुनाव स्वयंवर और बीवर पक्षी वर का चुनाव करती है। अगला प्रश्न, अभिकथन है, थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है और पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। कारण है, थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्याश्रितता पर प्रकाश डाला गया है। ये बिल्कुल सही है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, पूछताछ, परिणाम निकालना और अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न, हरियाणा के सीमावर्ती राज्य हैं। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं। ये कथन गलत है, नर मधुमक्खियों का कुछ भी कार्य नहीं होता है। तीसरा है, छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य भी करती हैं। ये कथन गलत है, वो छत्ता बनाने का कार्य तो करती हैं लेकिन बच्चे को पालने का कार्य रानी मधुमक्खी का होता है। और चौथा है, श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों को चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये बिल्कुल सही है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, ए और डी सही है, यानी ए और डी सही है, सी और डी, बी और सी दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न, एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। इस तरह का प्रश्न है काल्पनिक प्रश्न, तथ्यात्मक प्रश्न, अभिसारी प्रश्न और विश्लेषणात्मक प्रश्न। सही जवाब है ऑप्शन पहला, काल्पनिक प्रश्न है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। पहला है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ये कथन सही है। बी है, गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। ये भी कथन सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न। दोस्तों, अभी आपने 2024 के पेपर की प्रैक्टिस की थी। ये पेपर 2023 का है। इससे पहले कि हम आगे की प्रैक्टिस करें, आप सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है। वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र और फ़ोन कॉल को। अगला प्रश्न। यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा पूरा करेगा थीम भोजन को? सही जवाब है ऑप्शन पहला, कृषि फार्म। अगला प्रश्न। ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान यानी प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, कैसा प्रश्न कहलाता है? खोजपूर्ण प्रश्न, कंडीशनिंग प्रश्न, चेकिंग प्रश्न या परीक्षण और त्रुटि प्रश्न? सही जवाब है ऑप्शन पहला, खोजपूर्ण प्रश्न कहलाता है। अगला प्रश्न। अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, परिवार संबंध, लिंग भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। अगला प्रश्न। श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उसके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। पहला है, ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले उनको सुनना। ये कथन गलत है। दूसरा है, विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। ये बिल्कुल सही है। तीसरा है, विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना। ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है, यानी पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। ये भी बिल्कुल सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। बी, सी और डी सही हैं, ए गलत है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। अगला प्रश्न। एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन है, ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। ये कथन बिल्कुल सही है। इसका कारण है, विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। ये कथन भी सही है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न। एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय क्या होना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य होने चाहिए। अगला प्रश्न। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है?
सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव करना। ये बिल्कुल गलत है, यानी इसका सही जवाब यही होगा। अगला प्रश्न, आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। ये कथन पूरी तरह सही है। कारण है, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। ये कथन भी सही है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यावहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। अगला प्रश्न, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। पहला है सीखने के लिए आकलन, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है सीखने का आकलन, ये गलत है। तीसरा है अधिगम के रूप में आकलन, ये भी सही है। चौथा है सीखने के बारे में आकलन, ये गलत है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा। ए और सी सही हैं, बी और डी गलत हैं। अगला प्रश्न, अभिकथन है, ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावशाली शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसका कारण है क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। ये कथन गलत है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न, गुजरात के सापेक्ष में उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। गुजरात के सापेक्ष में उत्तर प्रदेश की स्थिति उत्तर पूर्व है और आंध्र प्रदेश की स्थिति दक्षिण पूर्व है। अगला प्रश्न, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, मांसपेशीय ऊर्जा का। अगला प्रश्न, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती या होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, ऊष्मा एवं प्रकाश दोनों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाई जाने वाली चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन पहला, बोरा चावल। ये प्रश्न 2024 में थोड़ा फॉर्मेट चेंज करके पूछा गया था। अगला प्रश्न, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। सही जवाब है ऑप्शन पहला, अक्टूबर से दिसंबर। अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी का तटवर्तीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, उड़ीसा। अगला प्रश्न, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुड़ुक भाषा में तोरंग का मतलब जंगल होता है। ये बिल्कुल सही है। झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। ये कथन गलत है, झारखंड में ऐसा नहीं किया जाता। जंगल अधिनियम कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। ये कथन भी गलत है। जंगल अधिकार अधिनियम कानून 2007 15 वर्षों से नहीं, 25 वर्षों से जो लोग जंगलों में रह रहे हैं उनके लिए होता है। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। ये कथन सही है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ए और डी सही हैं, बाकी बी और सी गलत हैं। अगला प्रश्न,
24 ग्राम ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन चौथा 144 होगा। इस तरह का प्रश्न हर एक एग्जाम में और हर साल पूछा जाता है। ये इन दोनों का गुणा कर कर जो भी आंसर आए वही सही होता है। यानी ऐसे प्रश्न में इन दोनों का गुणा किया जाता है, संख्या चेंज हो सकती है। अगला प्रश्न, सांप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। ये कथन गलत है, वे अपने शिकार को चबाकर नहीं निगल कर खाते हैं। अगला प्रश्न, कांसा एक मिश्रित धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, टिन और कॉपर को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। पहला है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। ये कथन गलत है, उसका वजन 100 किलोग्राम नहीं 200 किलोग्राम होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है। ये भी गलत है, वो एक दिन में 200 किलोग्राम नहीं केवल 100 किलोग्राम खाता है। तीसरा है, हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ये कथन सही है। चौथा है, हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। ये भी कथन सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, सी और डी सही हैं, ए और बी गलत हैं। अगला प्रश्न, अभिकथन है मन में, यहाँ मन नहीं मनाली होगा। मनाली में ढालू छत वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। ये कथन गलत है, बांसों पर घर मनाली में नहीं असम में बनाए जाते हैं। मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। सही विकल्प चुनिए। ये कथन भी सही है, मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, ए गलत है परंतु बी सही है। अगला प्रश्न, अभिकथन है दाब लगने पर गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। ये कथन सही है। इसका कारण है, जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। पहला है, भोजन का उत्पादन और भंडार करना। दूसरा है, पौधों को शक्ति और सहारा देना। तीसरा है, पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। तने के मुख्य कार्य बताने हैं। पहला, तने का मुख्य कार्य नहीं होता है, यानी भोजन का उत्पादन और भंडार करना ये तने का कार्य नहीं है। दूसरा तने का कार्य है, तीसरा भी तने का कार्य है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, बी और सी सही है, ए गलत है। अगला प्रश्न, दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक तो कर ही लीजिए। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं अगले वर्ष की प्रैक्टिस पर। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ बाड़ी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? सही जवाब है ऑप्शन पहला, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। अगला प्रश्न, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ाने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न,
नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरंग का अर्थ जंगल होता है? सही जवाब है ऑप्शन ए झारखंड में। अगला प्रश्न, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ये कथन गलत है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है, बल्कि नर मक्खियों का कुछ भी काम नहीं होता है। अगला प्रश्न, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, दक्षिणी अफ्रीका से। अगला प्रश्न, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पहला है पौधों को सहारा देना, दूसरा है रमस प्रदान करना, तीसरा है भोजन सिंचित और भंडार करना, चौथा है पानी और खनिज को अवशोषित करना। इनमें से जड़ों के कार्य हैं। इस यानी रमस प्रदान करना ये जड़ों का कार्य नहीं है, बाकी ये तीनों जड़ों के कार्य हैं। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, ए, सी और डी सही है, बी गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, मणिपुर। अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुए हैं, इसीलिए अभी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक हैं? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, गुजरात और तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के। अगला प्रश्न, ये प्रश्न 2024 और 2021 दोनों में पूछा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तेलंगाना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह प्रचुर मात्रा में होता है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, आंवला, पालक और गुड़। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, बाज, चील और गिद्ध। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, असम राज्य के लोग। अगला प्रश्न, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। यानी दिल्ली के सापेक्ष में गांधीनगर दक्षिण पश्चिम में है और पटना दक्षिण पूर्व में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि? सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्रोगर जोहान मेंडल ने किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। अगला प्रश्न, उपाख्यान अभिलेखों में क्या दर्ज नहीं करना चाहिए? पहला है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, इसको दर्ज नहीं करना चाहिए। दूसरा है निर्णय वाले कथनों को लिखना, इसको भी दर्ज नहीं करना चाहिए। मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, इसको दर्ज करना चाहिए। बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि को पहचानना, इसको भी दर्ज करना चाहिए। यानी इसके आधार पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, ए और बी को दर्ज नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा,
एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषयों को मिलाएंगे। अगला प्रश्न, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। ये कथन गलत है। अगला प्रश्न, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन पहला, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक हैं। अगला प्रश्न, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। अगला प्रश्न, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। अगला प्रश्न, ईवीएस में मानचित्र कौशल। सही जवाब है ऑप्शन पहला, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। अगला प्रश्न, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, अवधारणा मानचित्रण। अगला प्रश्न, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल-बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? पहला है, यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। ये कथन गलत है। तीसरा है, यह शिक्षार्थियों को कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है। ये भी कथन सही है। चौथा है, यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। ये कथन भी सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ए सी डी सही हैं, बी गलत है। अगला प्रश्न,